Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm senior assistant professor in ABS Engineering College in Electrical and Electronics Engineering Department. तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एक जो नया इनोवेटिव आइडिया शुरू किया है, एक MCQ करके मास्टर इन कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो उसमें हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे, DC सीरीज पे, DC शंट पे और सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर पे। नेक्स्ट सेगमेंट है MCQ4। MCQ4 में हम देखेंगे कि एक डीसी मशीन जब एक जनरेटर की तरह या फिर एक मोटर की तरह वर्क करता है तो उसके बीच में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली ये मतलब स्पीड का रेशियो का ही क्वेश्चन बनता है कि स्पीड का रेशियो पूछ देता है कि जनरेटर और मोटर की स्पीड का रेशियो बताइए, अगर एक डीसी मशीन है जो जनरेटर वर्क करे या फिर मोटर वर्क करे। क्वेश्चन देखते हैं पहले। 250 वोल्ट डीसी शंट मशीन हैज आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 ओम, यानी आरए की वैल्यू दी हुई है 0.06 ohm and field resistance RF equal to 125 ohm. Clear? The machine is connected to 250 volt supply means, यानी मशीन जो कनेक्टेड है यानी सप्लाई वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 250 वोल्ट है। क्लियर? ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मशीन इज ऑपरेटेड एज जनरेटर देन एज मोटर सेपरेटली। द लाइन करंट इन बोथ केसेस इज सेम। लाइन करंट, ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम देखेंगे भी। लाइन करंट की जो वैल्यू है वो 50 एम्पियर है, दोनों केस में लाइन करंट की वैल्यू सेम है। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि जनरेटर स्पीड अपॉन मोटर स्पीड या फिर ओमेगा जी अपॉन ओमेगा एम की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? स्मॉल में लिख देते हैं। क्लियर? ओमेगा जी बाई ओमेगा एम या एन जी बाई एन एम का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन करंट की वैल्यू दोनों केस के लिए सेम है, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 250 वोल्ट डीसी शंट मशीन दिया हुआ है, डीसी शंट मशीन का रेटेड वोल्टेज ये गिवन है। क्लियर? रेटेड वोल्टेज ये गिवन है और उसके बाद दिया हुआ द मशीन इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई मेन, यानी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो सप्लाई मेन पे डिपेंड करेगी, सप्लाई मेन से कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, न कि ये 250 वोल्ट डीसी शंट मशीन, क्योंकि ये रेटेड वैल्यू है। रेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं 250 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि 250 वोल्ट डीसी शंट मशीन है और द मशीन इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई मेन्स। 200 वोल्ट सप्लाई मेन का मतलब क्या हो गया आपके लिए, सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है ना कि 250 वोल्ट। 250 वोल्ट इज द मशीन रेटिंग। जो सप्लाई जो इनपुट वोल्टेज आएगा या जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई मेन्स की वैल्यू क्या है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, जब 250 वोल्ट देता है डीसी शंट मशीन के लिए उसकी रेटेड वैल्यू, वो ऐसा लैंग्वेज ही आता है 250 वोल्ट डीसी मशीन, मतलब वो 250 वोल्ट उस डीसी मशीन की रेटेड वैल्यू। आप सप्लाई कितना दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कि सप्लाई कितना दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये रहता तो मशीन इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई मींस, तो यहाँ पर हम टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट लेते हैं ना कि 250 वोल्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है कि यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ लाइन करंट ऑफ मशीन इन बोथ केसेस। चूंकि डीसी शंट मशीन दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है, जनरेटर है जो मोटर। लाइन करंट का मतलब होता है कि सप्लाई मेंस से जो करंट आ रहा है, इधर इन केस ऑफ मोटर इधर इन केस ऑफ जनरेटर, वो करंट है, ना कि वो आर्मेचर करंट है। गलती क्या होती है कि हम उसे आर्मेचर करंट मान लेते हैं और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम आर्मेचर करंट मान के यानी आईए की वैल्यू दोनों केस में सेम मान के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। क्लियर? अब देखते हैं कि डीसी शंट मशीन होता क्या है और जनरेटर और मोटरिंग मोड में क्या बिहेवियर होता है इसका। क्लियर? तो हमने डाटा लिख लिया है, हमें निकालना क्या है, एन जी बाई एन एन या ओमेगा जी बाई ओमेगा एम का रेशियो निकालना है। ये सारा डाटा गिवन है। क्लियर? थोड़ा देखते हैं हम डीसी शंट मशीन एज ए जनरेटर एंड एज अ मोटर। क्लियर? ठीक, देखो यहां पर ये आपका एक डीसी शंट मशीन का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका आर्मेचर ईएमएफ ईए और ये आपका आरएफ। क्लियर? अगर करंट का डायरेक्शन, ये तुम्हारा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? अगर करंट का डायरेक्शन
आउटवर्ड है, यानी लाइन करंट की जो वैल्यू है, जिसको हम सप्लाई मीन्स या लाइन करंट भी बोलते हैं, लाइन करंट की वैल्यू अगर आउटवर्ड है यानी क्या हो रहा है, जनरेटिंग मोड है, ये करंट IA और ये करंट आपका IF फीड करें, क्लियर। यानी करंट टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा, यानी फ्रॉम द आर्मेचर क्या हो रहा है, एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो सप्लाई मींस यानी टर्मिनल की तरफ पावर का फ्लो होगा। तो ये डायग्राम होता है, क्लियर। फील्ड एक्साइटेशन सेम टर्मिनल से एक्साइटेड होता है आपका, क्योंकि शंट फील्ड होता है, शंट फील्ड का मतलब पैरेलल टू आर्मेचर, तो इस वजह से जो फील्ड एक्साइटेशन होगा वो सेम टर्मिनल वोल्टेज द्वारा ही दिया जाता है। तो उसमें करंट की वैल्यू इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, ये प्लस पोलैरिटी है माइनस पोलैरिटी, तो ऑब्वियस सी बात है करंट क्या होगा, हायर पोलैरिटी टू लोअर पोलैरिटी फ्लो करेगा, ठीक। अब हम बात करें मोटरिंग मोड की, पीछे वही चीज, यहाँ पे RA RF, क्लियर, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज, ये आपका आर्मेचर EMF, क्लियर। जनरेटर केस में हम EAG ले लेते हैं, मोटर केस में हम इसको EAM ले लेते हैं। मोटर केस में हम इसको काउंटर EMF या बैक EMF कहते हैं, ये आपको पता है, क्लियर। ये करंट हो गया, करंट क्या हो जाएगा, ये सप्लाई की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या है आउटपुट है, यहाँ पे क्या ये इनपुट है IL, ये करंट IA और ये करंट IF, क्लियर। तो हमें दो तीन बातों पे ध्यान रखना होता है, दो तीन बातों पे क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हम एज अ जनरेटर देखें इसको, एज अ जनरेटर, अगर हम एज अ जनरेटर देखें तो क्या होगा, आपका EMF जनरेट हुआ, उसमें से इतना ड्रॉप होगा तब जाके आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। यानी आप अगर इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, EAG माइनस IA इंटू RA इक्वल टू VT, या EAG की वैल्यू क्या हो जाएगी, VT प्लस IA इंटू RA, क्लियर। ये एज अ जनरेटर हो जाएगा। एज अ मोटर अगर बात करें हम, तो एज अ मोटर क्या होगा, अगर हम हाँ एक चीज और, ये KCL, क्योंकि हमें लाइन करंट आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का बिहेवियर पता होना जरूरी है। तो अगर हम इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, तो जब KCL अप्लाई करोगे, जैसे हमने यहाँ पे KVL अप्लाई किया तो हमें ये मिला, जब KCL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, IA इक्वल टू IL प्लस IF। तो ये एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लियर, ठीक है। एक DC शंट मशीन के केस में अगर हम बात करें एज अ, इसे हम वैल्यू लिख लेते हैं। RA की वैल्यू हमारी क्या थी, RA इक्वल टू 0.6 ओम, RF इक्वल टू 125 ओम एंड VT इक्वल टू 250 वोल्ट एंड लाइन करंट यानी IL की वैल्यू थी 50 एम्पियर इन बोथ केसेस, क्लियर। अगर एज अ मोटर बात करें हम, एज अ मोटर दिख रहा है आपको, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, IL का डायरेक्शन भी चेंज हुआ, IA का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। फील्ड एक्साइटेशन में तो कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो सेम टर्मिनल से ही एक्साइटेड हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, IA की जगह सिंपली माइनस IA पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाना है। अदरवाइज आप KVL यहाँ पे लगा सकते हैं, KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, VT माइनस IARA इक्वल टू EAM, यानी बैक EMF या काउंटर EMF, यानी EAM की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, EAM इक्वल टू आ गया VT माइनस IA इंटू RA, इक्वेशन नंबर 3। बट यहाँ पे जब हम KCL अप्लाई करेंगे, यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, IL इक्वल टू IA प्लस IF के बराबर, क्लियर। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, IA इक्वल टू क्या आ जाएगा, IL माइनस IF के बराबर, इक्वेशन नंबर 4। यानी KVL और KCL दोनों का रोल यहाँ पे है। सिंपली आप चाहें तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो आपके जनरेटर के लिए इक्वेशन निकला है उसमें IA की जगह पे माइनस IA पुट करिए, IL की जगह पे माइनस IL पुट करिए, क्योंकि IL का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है और IA का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो क्या है, IF है। आप वैल्यू पुट करेंगे आपको सेम चीजें मिल जानी है। यहाँ पे आप IA की जगह पे क्या पुट करिए, माइनस IA, IL की जगह पे माइनस IL, माइनस कॉमन लीजिए तो IA की वैल्यू क्या आ जाएगी, IL माइनस IF के बराबर। अदरवाइज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है KVL KCL का, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड यही है कि करंट का डायरेक्शन, लाइन करंट एज वेल एज आर्मेचर करंट, दोनों करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो बस उसकी जगह पे जो आपने पॉजिटिव रेफरेंस लिया उसको आप नेगेटिव ले लीजिए, तो वो मोटरिंग मोड में चला जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, यानी आपको EAM मिल गया और EAG मिल गया, ठीक है। तो बस यही दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेन ध्यान में रखना है करंट जो KCL आपने अप्लाई किया हुआ है, उस KCL की वजह से क्या चीजें हो रही हैं उसको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है।
आपको ये भी पता है कि जो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा होता है। क्लियर? क्योंकि संट मशीन है, डीसी संट मशीन है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर? यानी ईएजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा जी जनरेटर की स्पीड, और ईएएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम यानी मोटर की स्पीड। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 3 का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इक्वेशन 1 और 3 का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा हमारा? EAG अपॉन EAM इक्वल टू क्या आ जाएगा? VT प्लस IARA अपॉन VT माइनस IARA। क्लियर? देखो यहां पे सारी वैल्यू हमको पता होती है, बस गलती हम क्या करते हैं कि IA की जगह पे IA वैल्यू ना पुट करके जो लाइन करंट दिया हुआ है ना 50 एम्पियर, यही वैल्यू पुट करके चले आते हैं। क्वेश्चन हमारा बस कुछ पॉइंट के वैल्यू से ही डिफर कर जाता है। क्लियर? ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि IA जनरेटर केस में क्या होता है? IA इक्वल टू, जनरेटर केस में भी हमने क्या निकाला था? IA इक्वल टू IL प्लस IF के बराबर, और मोटर केस में क्या निकाला था? IA इक्वल टू IL माइनस IF के बराबर, जब हमने KCL अप्लाई किया हुआ था। क्लियर? तो दोनों केस में आर्मेचर करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो आर्मेचर करंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? IF। चूंकि आपको RF दिया हुआ है, RF के क्रॉस वोल्टेज क्या है? शंट मशीन है ना, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी गई है? 250। यानी IF की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? VT अपॉन RF के बराबर, और VT बाई RF यानी 250 अपॉन 125 यानी कितना आ गया? 2 एम्पियर। यानी फील्ड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एम्पियर के बराबर। तो IAG अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के लिए जो आर्मेचर करंट आएगा वो क्या आ जाएगा? IL प्लस IF के बराबर। IL की वैल्यू कितनी दी गई है? लाइन करंट सेम दिया हुआ है। क्लियर? सप्लाई मेन से जो हम लाइन करंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू सेम है, यानी वो कितना है? 50 एम्पियर प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 52 एम्पियर। क्लियर? और IAM की वैल्यू क्या आ जाएगी? IL माइनस IF यानी 50 माइनस 2 यानी 48 एम्पियर। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। IAG का मतलब आर्मेचर करंट की वैल्यू IAG होगा, और मोटर केस में आर्मेचर करंट की वैल्यू IAM होगी। दोनों करंट की वैल्यू डिफर होगी, और उसी की वजह से आपका आंसर गलत आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि VT प्लस IAR है और VT माइनस IAR है। उसकी वजह से हम ये मिस कर जाते हैं कि लो लाइन करंट की वैल्यू क्या गिवन है, फील्ड करंट उसके अकॉर्डिंग क्या है, और उसके बिहाफ पे आर्मेचर करंट की वैल्यू दोनों केस में क्या निकल के आ रही है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ये चीज हम भूल जाते हैं, और हम सीधे सीधे जो हमें वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को हम पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, जबकि वो गलत है। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले आर्मेचर करंट निकालना पड़ेगा जनरेटर केस में एज वेल एज मोटर केस में। उसके करेस्पॉन्डिंग हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू जनरेटर के लिए और मोटर के लिए पुट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू कितनी है? 250 वोल्ट प्लस IAG की वैल्यू कितनी आई थी? 52 इंटू 0.6 अपॉन 250 माइनस 48 इंटू 0.6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.2712। क्लियर? ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.2712। क्लियर? ठीक है, तो EAG अपॉन EM हमें मिल गया। तुमको पता है कि EAG क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा जी है, और EM क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम। तो ऑब्वियस सी बात है कि EAG और EM का रेशियो क्या हो जाएगा? ओमेगा जी अपॉन ओमेगा एम के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.2712 के बराबर। क्लियर? ठीक है, अगर यही हमने 50-50 एम्पियर रखा होता है ना तो वैल्यू देखते कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, 1.2727 वैल्यू आती है उसकी। अगर हम यहाँ पे IAM की वैल्यू 50 एम्पियर ले लें तो वैल्यू 1.2727 के बराबर आती है। क्लियर? जबकि वो गलत है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन करंट ये है जो दोनों केस में सेम है, उसके बेसिस पे हमें आर्मेचर करंट को कैलकुलेट करना है। यही एक मिस्टेक होता है, इस चीज पे आपको फोकस रखना है हमेशा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आर्मेचर करंट निकालना है, तो आप रादर देन फॉर्मूला याद करने के बजाय सर्किट्स को समझिए, सर्किट के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करिए। क्लियर? ठीक है, तो ये एक अप्रोच है, इस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, आर्मेचर करंट सेम है या फिर लाइन करंट सेम है, उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर उसको पुट करना। क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके
इसके सब पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल व्यू ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन में ही मैं एक सब पार्ट ले रहा हूं भी, क्लियर, पार्ट 2 ले रहा हूं, चलो क्लियर। सेम क्वेश्चन में मैं ये कह रहा हूं कि इफ फॉर द सेम लाइन करंट द फ्लक्स increases by 25% when it goes from generator to motor, generating to motoring mode। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम जनरेटर केस में फ्लक्स को फाई ले रहे हैं, क्लियर, तो मोटर केस में ये जो फ्लक्स है वो क्या हो जा रहा है, 25% इंक्रीज हो जा रहा है। 25% इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 0.25 इंटू 5 यानी 1.25। यानी जनरेटर के लिए अगर फ्लक्स 5G इक्वल टू 5 है तो मोटर के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5M इक्वल टू 1.25 इंटू 5, यानी फ्लक्स क्या हो गया, 25% इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, उस फ्लक्स के चेंजिंग पे, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जनरेटर एंड मोटर। सेम क्वेश्चन है, बस हमने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया मैंने, क्या कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जा रही है फॉर द सेम लाइन करंट। सेम लाइन करंट की वैल्यू मतलब क्या दिया हुआ है, 50 एम्पियर, यही दिया हुआ है ना। लाइन करंट की वैल्यू हमारी क्या है, 50 एम्पियर। अब देखो क्या क्या चीजें इससे एसोसिएटेड है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है, उसमें हमने क्या किया है, फॉर द सेम लाइन करंट इफ द फ्लक्स इज चेंज बाय 25% व्हेन इट गोज फ्रॉम जनरेटिंग टू मोटरिंग मोड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जनरेटर एंड मोटर। क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर फ्लक्स चेंज होता है, तो किन किन चीजों पे फर्क पड़ेगा। देखो यहां पे फिर हम गलती क्या करते हैं, हमें पता होता है कि EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू ओमेगा है, तो EAG अपॉन EAM हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, 1.2712। क्लियर, जब 5 ओमेगा है तो हम लिख लेते हैं कि 5G इंटू ओमेगा जी अपॉन 5M इंटू ओमेगा एम इक्वल टू 1.2712, और 5M की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1.25 इंटू 5, और 5G की वैल्यू 5 है, तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओमेगा जी अपॉन 1.25 इंटू ओमेगा एम इक्वल टू 1.2712। क्लियर, तो ओमेगा जी बाई ओमेगा एम की वैल्यू क्या आ गई, 1.2712 इंटू 1.25। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, लेकिन ये गलत है। क्लियर, ये अप्रोच हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब फ्लक्स चेंज होगा तो फील्ड करंट भी तो चेंज होगा। अगर आपका फील्ड का जो करंट है, फील्ड का अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड करंट चेंज होगा। फील्ड करंट की वजह से ही तो एमएमएफ है, एमएमएफ की वजह से ही तो फ्लक्स है। जब फ्लक्स में 25% का चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फील्ड करंट में भी चेंज आना ही आना है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट ही होता है। आपका जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट ही होता है। तो ये अप्रोच गलत है कि आप सीधे सीधे E इक्वल टू 5 ओमेगा को प्रोपोर्शनल करिए। आपने ऑलरेडी ये रेशियो निकाल रखा था, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और ये निकालिए, ये गलत है। दिस इज द रॉन्ग वे टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, तो हमें करना क्या है, एक चीज तो हमें पता है, चलो ठीक है, EA होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू ओमेगा, ये हमारे दिमाग में है। बट फ्लक्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू IF, या उल्टा भी कह सकते हैं हम, IF ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। क्लियर, तो मोटरिंग मोड में अगर करंट की वैल्यू IF कितनी है, मोटरिंग मोड में करंट की वैल्यू IF कितनी है आपकी, 2 एम्पियर निकाला था हमने। क्लियर, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, IF के हमने 2 एम्पियर निकाला था, जब फ्लक्स
1.25 टाइम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे करस्पॉन्डिंग करंट भी क्या हो जाएगा, 1.25 टाइम्स हो जाएगा। 1.25 इंटू कितना हो जाएगा, 2, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे आपका फ्लक्स चेंज होने की वजह से फील्ड करंट भी उसी रेशियो से चेंज हो जाएगा, यानी फील्ड करंट मोटरिंग मोड में कितना आ जाएगा, ये आपका किसके लिए है, ये तो जनरेटर के लिए था, ये किसके लिए आपका, मोटर के लिए। तो मोटर के लिए आपका फील्ड करंट का वैल्यू 2.5 एम्पियर आ जाएगा। 2.5 एम्पियर आने का मतलब क्या हो गया, IAM की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो IAM की वैल्यू क्या आ जाएगी, IL माइनस IF डैश मान लिया अगर हमने इसको, तो 50 माइनस 2.5 यानी 47.5 एम्पियर ये करंट आएगी। क्लियर? IAG की वैल्यू तो सेम रहेगी, वो तो चेंज होनी नहीं है क्योंकि उसमें तो फ्लक्स का कोई चेंज आना नहीं है। तो IAG की वैल्यू हमने क्या निकाला था, IL प्लस IF यानी 50 प्लस 2 यानी 52 एम्पियर। क्लियर? फिर से वही काम, EAG अपॉन EAM इक्वल टू VT प्लस IAG इंटू RA अपॉन VT माइनस IAM इंटू RA। यहां पे IM की वैल्यू क्या है, 47.5 है, तो ये 250 प्लस 52 इंटू 0.6 अपॉन 250 माइनस 47.5 इंटू RA की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.6। तो ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये रेशियो निकल के आता है आपका। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो पूरा हमने सॉल्व करके आंसर निकाला हुआ है। EAG की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5G इंटू ओमेगा जी अपॉन 5M इंटू ओमेगा एम। क्लियर? ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाना है, 5G इंटू ओमेगा जी। 5G की वैल्यू हमारी क्या है, 5 माना हमने, 5 इंटू ओमेगा जी अपॉन 5M की वैल्यू कितनी आई थी, 1.2 टाइम्स ऑफ 25, 5 इंटू ओमेगा एम इक्वल टू 250 प्लस 52 इंटू 0.6 अपॉन 250 माइनस 47.5 इंटू 0.6। क्लियर? यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, ओमेगा जी बाई ओमेगा एम की जो वैल्यू आएगी 1.25 टाइम्स 250 प्लस 52 इंटू 0.6 अपॉन 250 माइनस 47.5 इंटू 0.6। इसको हमने सॉल्व किया है तो ये आंसर निकल के आता है आपका 1.587। क्लियर? क्लियर? तो ये ओमेगा जी बाई ओमेगा एम का जो रेशियो आएगा वो 1.587 के बराबर आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये एक अप्रोच है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पार्ट 2 हमने देखा कि जब आप फील्ड एक्साइटेशन जब आप चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि फील्ड उस पर डिपेंड कर रहा है तो फील्ड करंट भी डिपेंड करेगा। फील्ड करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग मोटर का आर्मेचर करंट भी चेंज होगा। सेम क्वेश्चन में एक थर्ड पार्ट पे भी आते हैं हम। क्लियर? एक थर्ड अप्रोच देखते हैं हम। When the armature current for each case यानी मोटर एज वेल एज जनरेटर आर सेम एंड इट इज इक्वल टू 50 एम्पियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्वेश्चन में बस हम क्या चेंज किए हुए हैं कि अब हम लाइन करंट नहीं एज्यूम कर रहे हैं। लाइन करंट की जगह पे आपको आर्मेचर करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर का, सेम डाटा है, 250 वोल्ट डीसी आपको सप्लाई दी गई है। आरए की वैल्यू 0.6 है, आरएफ की वैल्यू 125 है। क्लियर? तो ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? व्हेन द आर्मेचर करंट फॉर ईच केस आर सेम एंड इट इज इक्वल टू द 50 एम्पियर बट the flux is increases by 25% from generating to motoring mode। यानी अगर जनरेटर के बजाय अगर उसको मोटर की तरह बिहेव करा रहे हैं तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू 1.2 टाइम्स ऑफ 1.25 टाइम्स ऑफ जनरेटर फ्लक्स हो जा रहा है।
फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जनरेटर एंड मोटर। सेम क्वेश्चन, बट लाइन करंट की जगह पे हमने यहां पे क्या ले लिया है, आर्मेचर करंट ही सेम ले लिया। क्लियर? तो जब आर्मेचर करंट सेम ले लिया है तो यहां पे हमें फील्ड के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे दे दिया तो हम फील्ड के बारे में सोचने बैठ जाते हैं। यहां पे अगर हम जो हमने इक्वेशन निकाला था ई ए जी अपॉन ई ए एम इक्वल टू क्या आया था, वी टी प्लस आई ए जी इंटू आर ए अपॉन वी टी माइनस आई ए एम इंटू आर ए। क्लियर? तो एक्सप्रेशन में क्या है, वी टी आर ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आई ए जी और आई ए एम यानी आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या दी गई है, सेम दी गई है 50 एम्पियर के बराबर। क्या यहाँ पे फील्ड का कोई रिलेशन है, नहीं है। तो जब आपको आर्मेचर करंट दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तब फील्ड का कोई रिलेशन आपका क्वेश्चन में आता ही नहीं है, क्योंकि आप जब केवीएल लगाएंगे तो आर्मेचर सर्किट के थ्रू, सप्लाई के थ्रू लगता है, वहां पे फील्ड का कोई बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में यहाँ वोल्टेज और वहां वोल्टेज दोनों पे सेम वोल्टेज जाना है। बस आप केवीएल लगाएंगे तो वहां पे वीटी इक्वल टू आई एफ आर एफ आएगा, और यहाँ पे वीटी इक्वल टू वो चीज आएगी जनरेटिंग और मोटरिंग मोड के बिहेवियर से। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आई ए जी और आई एम का बस रिलेशन है, फील्ड करंट का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। वहां पर हम फील्ड करंट का लॉजिक इसलिए ले रहे थे क्योंकि लाइन करंट सेम दिया हुआ था और हमें आर्मेचर करंट निकालना था, जबकि यहाँ पे आर्मेचर करंट फिक्स है, वो 50 एम्पियर के बराबर है। तो फिर कुछ नहीं करना हमें क्वेश्चन में, 250 प्लस आई ए जी की वैल्यू 50 एम्पियर इंटू 0.6 अपॉन 250 माइनस 50 इंटू 0.6, क्योंकि आर्मेचर करंट सेम दिया हो। क्लियर? तो ये वैल्यू आ जाएगी 280 अपॉन 220 के बराबर। फिर वही चीज है कि ये क्या होता है, ये दैट प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू ओमेगा 5, क्या हो जाएगा ये 5G इंटू ओमेगा जी अपॉन 5M इंटू ओमेगा है। 5M फॉर द मोटर फ्लक्स, 5G फॉर द जनरेटर फ्लक्स। फिर वही सारी चीजें हैं, आप वैल्यू पुट करिए और आंसर इजीली कैलकुलेट करिए। क्लियर? ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 5 इंटू ओमेगा जी अपॉन 1.2 टाइम्स ऑफ 5 ओमेगा एम इक्वल टू 280 अपॉन 220। तो ये आपका आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा जी बाई ओमेगा एम की जो वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 28 अपॉन 22 के बराबर, और इसकी वैल्यू आएगी 1.591 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? ठीक है, यानी 1.591 आ गया रेशियो। तो आपने देखा होगा कि कैसे एक मोटर या जनरेटर के जो स्पीड का रेशियो है वो किस किस फ्रेम में पूछा जा सकता है। बेसिकली यही दो फ्रेम है। ठीक है, एक तो आपका लाइन करंट में देना, लाइन करंट को सेम देना लेकिन फ्लक्स को चेंज करना। दूसरा केस, पहला केस तो था फ्लक्स सेम था, दूसरा केस हमने देखा कि लाइन करंट सेम है और फ्लक्स चेंज कर रहा है। तीसरा केस हमने देखा कि आर्मेचर करंट सेम है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो वहां पर हमें फील्ड के बिहेवियर को लेना ही नहीं है। लेकिन अगर लाइन करंट सेम है और फ्लक्स चेंज कर रहा है तो वहां पर हमें फील्ड के बिहेवियर को लेना है। कि 3 कैटेगरी हमने डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कि मोटरिंग और जनरेटिंग मोड के बिहेवियर से रिलेटेड हो। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, अच्छी तरह से आपने समझा होगा इसको। ठीक है, तो अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं उसको। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुए होंगे कैसे हम अलग अलग सेगमेंट में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।